नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा है डीए न्यूज पर। मैं शकील साजिद। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश में एसिड अटैक के मामलों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का सालों तक पेंडिंग रहना राष्ट्रीय शर्म की बात है। कोर्ट ने दिल्ली की रोहिणी अदालत के केस का जिक्र करते हुए कहा कि 2009 के मामले में 16 साल बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ और यह बेहद दुखद और नामंजूर है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को सख्त निर्देश दिया कि वे अपने यहां पेंडिंग पड़े एसिड अटैक मामलों का पूरा ब्यौरा 4 हफ्ते के अंदर जमा करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्य बागची की बेंच ने इस बात पर भी चर्चा की कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए ताकि ट्रायल तेजी से पूरा हो सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जरूरत पड़े तो संसद या अध्यादेश के जरिए कानून में संशोधन लाएं। यह निर्देश एसिड अटैक सर्वाइवर शाहिना मलिक की याचिका पर दिया गया। मलिक पर 2009 में हमला हुआ था। उनका केस अभी अंतिम चरण में। उन्होंने बताया कि 2013 तक केस में कोई प्रगति ही नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि कई पीड़िताओं को तो एसिड जबरदस्ती पिलाया गया, जिनमें से कुछ आज तक फीडिंग ट्यूब के सहारे जिंदा है। सीजीआई ने कहा कि एसिड फेंकने के बारे में तो सुना है, लेकिन एसिड पिलाने जैसे मामले पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसे अपराधों की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए और आरोपियों के लिए किसी तरह की सहानुभूति नहीं होनी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देखेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एसिड अटैक के 844 केस विभिन्न अदालतों में लंबित है। यह आंकड़ा 2023 तक का है और 2025 में जारी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 250 से 300 ऐसे मामले दर्ज होते हैं, जबकि असल संख्या 1000 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अकेले 2018 से 23 के बीच 52 एसिड अटैक केस दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और निर्देशों के बाद सबको उम्मीद है कि एसिड अटैक मामलों की सुनवाई तेज होगी और पीड़िताओं को न्याय मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देश में शुक्रवार को इंडिगो की उड़ानों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। एयरलाइन ने एक ही दिन में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कई अन्य एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बेहद परेशानी हुई। भारी भीड़ लग गई। लोगों का सफर बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे पहले भी इंडिगो 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है। कंपनी ने माना कि पिछले 2 दिनों से उसका नेटवर्क काफी खराब चल रहा है। उसने यात्रियों से माफी भी मांगी है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, एयरलाइन के धंधे में अकेले उसकी बादशाहत होने के कारण कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। एयरलाइन ने डीजीसीए को बताया कि 8 दिसंबर से देरी कम करने की कोशिश की जाएगी और ऑपरेशन पूरी तरह 2 महीने बाद 10 फरवरी तक नॉर्मल होने की उम्मीद है। इंडिगो ने स्वीकार किया है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नए नियमों को लागू करने में गलत फैसलों और खराब प्लानिंग की वजह से गड़बड़ी हुई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और कहा कि इंडिगो की नाकामी सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे हालत काफी खराब है। मुंबई एयरपोर्ट्स पे 53 डिपार्चर और 51 अराइवल यानी कुल 104 उड़ानें रद्द रही। बेंगलोर में 102, हैदराबाद में 92 फ्लाइट कैंसिल हुई। पुणे में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 16 अराइवल और 16 डिपार्चर फ्लाइट रद्द हुई। कुछ फ्लाइट एफडीएल की वजह से दूसरे शहरों में डाइवर्ट करनी पड़ी। कई इंडिगो विमानों के क्रू उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण वे पार्किंग में ही खड़े रहे और इससे दूसरे कैरियर्स की उड़ानों में भी देरी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट्स ने भी सुबह एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से कहा कि एयरपोर्ट आने से पहले वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। दिक्कतों के कारण देरी और कैंसिलेशन जारी है। पुणे एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि बाकी एयरलाइंस का ऑपरेशन सामान्य रहा और सभी टीमें यात्रियों की मदद में लगी रही। इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री को नोटिस देकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि क्रू की कमी और ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण हजारों यात्रियों को बेहद परेशानी हुई है और कई इंटरनेशनल रूट भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले में तुरंत दखल करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट की जानकारी जरूर चेक करें, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइनें दरें बढ़ने के बाद राजनीति बेहद तेज हो गई है। जमीन महंगी होने से आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं अब भाजपा सांसद, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, बृजमोहन अग्रवाल ने भी सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस फैसले को लेकर खुद ही असमंजस में है और बिना किसी तैयारी, अध्ययन और जन सुनवाई के ऐसे बड़े फैसले ले रही है। उनके मुताबिक इसका सीधा असर आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। बृजमोहन इससे पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर गाइडलाइन दरों की बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त पहले से धीमी है। ऐसे वक्त में रजिस्ट्री की दरें बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क दोनों बढ़ जाएंगे, जिससे किसानों और मध्यम वर्गीय लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जमीन खरीदना और कठिन हो जाएगा। सांसद ने सुझाव दिया है कि सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बनाए, जिसमें राजस्व विभाग के जानकार, रियल एस्टेट से जुड़े लोग और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो। बृजमोहन का कहना है कि इसी तरह ही दरें जनहित में और व्यावहारिक तरीके से तय की जा सकती है। यह भी लिखा कि दरें बढ़ाने का फैसला बिना जन परामर्श और वास्तविक मूल्यांकन के किया गया है, लेकिन यहां कोई नहीं बता रहा है कि यह फैसला लिया किसने है, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि ये बढ़ोतरी ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के खिलाफ है। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर सीधी चोट करती है। इधर जमीन की रजिस्ट्री महंगी होने के फैसले के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों ने भी जमकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक रेल यात्रा करने वालों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रायपुर रेल मंडल के निपनिया से भाटापारा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है। इसी वजह से कई लोकल पैसेंजर ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। रेलवे का कहना है कि ये काम जरूरी है ताकि आगे चलकर ट्रेनें बेहतर समय पर चल सकें और यात्रियों की सुरक्षा मजबूत हो सके। रायपुर मंडल ने बताया कि 6 और 7 दिसंबर को कुल 7 पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को 3 और ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इससे बिलासपुर, रायपुर और कोरबा के बीच रोज आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी होगी। रोज का कामकाज या पढ़ाई के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेलवे मैनेजमेंट का कहना है कि वे लगातार नई और एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, लेकिन ये बरसों से वो काम कर रहे हैं, पता नहीं ये कब पूरा होगा। उनकी कोशिश है कि पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग सुधारी जाए और ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभाला जाए। रेलवे का ये कहना भी है कि नया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम आने से सुरक्षा बढ़ेगी, लाइन की क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी। जिन ट्रेनों को रद्द किया है उनमें रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर गेवरा रोड, गेवरा रोड बिलासपुर, बिलासपुर रायपुर, कोरबा रायपुर, रायपुर गेवरा रोड, रायपुर इतवारी पैसेंजर शामिल है। 7 से 8 दिसंबर तक रायपुर, कोरबा इतवारी रायपुर और गेवरा रोड रायपुर पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। इसके अलावा झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर 6 और 7 दिसंबर को बिलासपुर में ही खत्म हो जाएगी और बिलासपुर से आगे नहीं जाएगी। इसी रूट की दूसरी मेमू ट्रेनें भी गोंदिया से नहीं चलेंगी और बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होंगी। इन दोनों ट्रेनों को बिलासपुर और गोंदिया के बीच कैंसिल रखा गया है। 3 दिसंबर को रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में स्टेडियम में काफी संख्या में दर्शक आए। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की क्षमता 65,000 है, लेकिन स्टेडियम में करीब 58,500 लोग पहुंचे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने 46,000 टिकट ऑनलाइन बेचने का फैसला किया, मगर औसत टिकट की कीमत 3,500 रुपये मानी जाए तो राज्य क्रिकेट संघ को टिकटों से लगभग 8 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसमें बीसीसीआई की होस्टिंग फीस 1.62 करोड़ भी शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार बीसीसीआई को इस तरह के वनडे मैच से लगभग 70 से ज्यादा करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, जिसमें लोकल टिकट का राजस्व अलग से होता है। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य क्रिकेट संघ के बीच रायपुर स्टेडियम के संचालन, रखरखाव और उन्नयन के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, 30 साल की लीज का जो समझौता हुआ है, नए मॉडल के तहत अब क्रिकेट संघ स्टेडियम का संचालन और रखरखाव करेगा। संघ हर साल सरकार को 1.5 करोड़ रुपये देगा, जिसमें हर 3 साल में वृद्धि होगी। हालांकि बहुत सारे जानकार लोग, क्रिकेट के जानने वाले विशेषज्ञ इसे बेहद कम मान रहे हैं। बहरहाल
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मैच पर 20 लाख रुपए और आईपीएल मैच पर 30 लाख रुपए अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इससे पहले स्टेडियम पर्याप्त राजस्व नहीं दे पाया था, ऐसा बताया जाता है, जबकि रखरखाव पर हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते थे। क्रिकेट बोर्ड और राज्य संघों के बीच आमतौर पर टिकट के राजस्व का 70-30 अनुपात का मॉडल अपनाया गया है। इस आधार पर राज्य संघ को टिकट और वेंडर से मिली राशि में 70% हिस्सा मिलता है। पहले 2023 में हुए मैच में भी राज्य संघ को बीसीसीआई की ओर से लगभग 1.7 करोड़ रुपए की होस्टिंग फीस मिली थी। टिकट से हुई कमाई का इस्तेमाल संघ ने स्टेडियम के विभिन्न खर्चों पर किया, जबकि ब्रॉडकास्टिंग और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से होने वाली आय पूरी तरह बीसीसीआई के पास रहती है। एक और सज्जन, जी हाँ, सज्जन जिंदल, जो भारत के जाने माने उद्योगपति हैं और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पीछे उनका नाम है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अब भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योग समूहों में है। सज्जन जिंदल ने इसे केवल स्टील बनाने वाली कंपनी से एक बड़े बिजनेस साम्राज्य में बदल दिया है, जिसमें स्टील के अलावा ऊर्जा, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई इंडस्ट्री भी शामिल हैं। आज उनका जन्मदिन है सज्जन जिंदल का। जी हाँ, उन्होंने उत्पादन की क्षमता, नई तकनीक और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए एक मजबूत और प्रसिद्ध ब्रांड बनाया है जेएसडब्ल्यू को। इनका जन्म जिंदल परिवार में हुआ। स्टील के कारोबार में आने के साथ ही उन्होंने न सिर्फ पारंपरिक तरीके अपनाए, बल्कि प्लांट्स को आधुनिक बनाया, नई वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स बनाए और ग्लोबल मार्केट में कदम रखा। उन्होंने उत्पादन क्षमता तो बढ़ाई ही, नई कंपनियों को मिलाया और संचालन में सुधार करते हुए जेएसडब्ल्यू को बहुत बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। जेएसडब्ल्यू स्टील के कई प्लांट्स बहुत सारे प्रदेशों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। कुल उत्पादन क्षमता 18 मिलियन टन स्टील है, ऐसा बताया जाता है। कंपनी के लगभग 40% प्रोडक्ट विशेष स्टील या कोडेड स्टील के होते हैं। इसे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। जेएसडब्ल्यू स्टील की दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में जाती है। इसके अलावा कंपनी ने खनन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में भी अपनी दखलंदाजी रखी है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास, जैसा हमने बताया, ऊर्जा, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंट्स, रियल एस्टेट और खेल जैसी कई इंडस्ट्री का कारोबार है। कारोबार को सज्जन जिंदल ने मजबूत बनाया है, नई तकनीक अपनाई है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए स्थायी प्रोडक्शन पर जोर दिया है। सज्जन जिंदल और जेएसडब्ल्यू को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कच्चे माल की कीमतें बदलती रहती हैं, वैश्विक नियमों का पालन करना पड़ता है और नई इंडस्ट्री में कदम रखते वक्त नई तकनीक लेनी पड़ती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, नई तकनीक और विभिन्न उद्योगों में निवेश किया है जेएसडब्ल्यू ने। सज्जन जिंदल के नेतृत्व में जेएसडब्ल्यू देश में सबसे बड़ा स्टील निर्माता और निर्यातक बन गया है। इस विस्तार से जो सबसे अच्छी बात है, हजारों लोगों को रोजगार मिला और स्थानीय समुदायों में कौशल विकास हुआ। कंपनी ने पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए स्थानीय प्रथाओं को अपनाया और अन्य उद्योगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। सज्जन ने स्टील से $1 अरब के कारोबार में बदल कर दिखाया और 3 मुख्य सिद्धांत अपनाए: समझदारी से बढ़ो, नवाचार करो और स्थायी नेतृत्व करो। जेएसडब्ल्यू केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक और विविध उद्योग मात्रा का प्रतीक बन गया है। अब आज की एक बेहद बड़ी चर्चा, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने आज रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके सरेंडर की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए हैं। इस बीच हमें जानकारी मिली है और जो हमने देखा है कि पता चला है कि अमित बघेल की मां का शुक्रवार को निधन हो गया है। उनका शव पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। माना जा रहा है कि अमित बघेल अब अपने मातृ वियोग के आधार पर अस्थायी जमानत का आवेदन अदालत में कर सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पुलिस ने पूरी स्थिति को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा है। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अपने जुबान पर हम लगाम रखें। जहां जहां एफआईआर दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का अमित बघेल सम्मान करे, सामना करे। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी, कानून अपना काम करेगा। हालांकि ऐसे बहुत से मामलों में जहां लोगों ने बेहद अभद्र भाषा का परिचय दिया है, ऐसे बहुत सारे मामलों में अमित बघेल के समर्थक और उनके वकील कहते हैं कि कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्रदेशों के तमाम उनके मामलों को एक जगह कर दिया है और उन्हें एक जगह से ही उनका सामना करने, उनका वहाँ जमानत लेने की बात कही है। लेकिन पता नहीं क्यों
अमित बघेल के लोगों का समर्थकों में इसका खिलाफ आक्रोश भी है कि उन्हें ये छूट क्यों नहीं दी गई। बहरहाल कानून कानून है। अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, रायगढ़ और जगदलपुर में एफआईआर दर्ज है। प्रदेश से बाहर एमपी के इंदौर और ग्वालियर, यूपी के प्रयागराज, महाराष्ट्र, नोएडा सहित कुल 12 राज्यों में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे पिछले 26 दिनों से फरार थे। कई बार अपनी लोकेशन बदलते रहे, ऐसा पुलिस का कहना है, जिसके कारण गिरफ्तारी अभियान चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि लोकल मीडिया, सोशल मीडिया के बहुत से चैनल में इस बीच अमित बघेल को देखा जाता रहा और उन्होंने ही ये ऐलान किया था कि 5 दिसंबर को मैं आकर आत्मसमर्पण करूंगा। ऐसा पूरा सोशल मीडिया बता रहा है और लोग देख रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्र समाज और सिंधी समाज के इष्ट देवताओं पर टिप्पणी की थी और इस वजह से इनके खिलाफ बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। बहरहाल अमित बघेल कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट क्या बोलता है, क्या निर्देश देता है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, अपनी माता के अंतिम संस्कार में जाते हैं या ना जाते हैं, ये कोर्ट के हाथ में है। उसका पूरा सम्मान करते हुए आज का चर्चा है यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।